हेलो दोस्तों, नमस्कार। जैसा कि आपको पता है, अपना जो सॉलिड स्टेट जो ठोस अवस्था चैप्टर चल रहा है, आज इसका वीडियो नंबर 11 देखते हैं अपन। 11 नंबर का वीडियो है दोस्तों आज अपने पास। 11 नंबर का वीडियो में क्या देखेंगे, इससे पहले कल अपन ने जो मात्रा कोष्टिका एकक कोष्टिका के दोस्तों अपन ने प्रकार पढ़े थे। अब बात करते हैं दोस्तों क्रिस्टलीय ठोसों का। नया टॉपिक लेते हैं आज कि क्रिस्टलीय ठोसों का ज्यामिति के आधार पर वर्गीकरण करेंगे। अब ज्यामिति के आधार पर वर्गीकरण। और यदि तुमको याद हो दोस्तों, तो मैंने आपको बताया था कि जो क्रिस्टलीय ठोस है उनका मैंने वर्गीकरण किया था किसके आधार पर, उनमें पाए जाने वाले अंतराण्विक बलों की प्रकृति के आधार पर। याद होगा दोस्तों, इससे पहले शुरुआत में क्रिस्टलीय और अक्रिस्टलीय ठोसों में अंतर पढ़ रहे थे, और वहां पर मैंने क्रिस्टलीय ठोसों में ज्यामिति के आधार पर यहाँ पढ़ेंगे, वहां अंतराण्विक बलों की प्रकृति के आधार पर अपन ने इनका वर्गीकरण किया था। तो दोस्तों अब पढ़ेंगे किसके आधार पर, कि उसमें जो उसकी ज्यामिति है क्रिस्टलीय ठोसों की, उनके आधार पर कि किस प्रकार की आकृति होगी, षटकोणीय होगी या चतुष्फलकीय होगी, या अपने पास जो भी है त्रिंताक्ष होगी, समन्ताक्ष, जो भी है अपने पास वो किस प्रकार की आकृति है, उसके आधार पर इसका वर्गीकरण पड़ता है। तो दोस्तों देखते हैं अपन, जो भी कोई दिक्कत आ रही है टॉपिक से संबंधित, कि क्रिस्टलीय ठोसों का ज्यामिति के आधार पर वर्गीकरण। तो क्रिस्टलीय ठोसों का ज्यामिति के आधार पर वर्गीकरण को देख लेते हैं। और ज्यामिति के आधार पर जो वर्गीकरण है उसकी बात करते हैं दोस्तों। तो क्रिस्टलीय ठोसों को उनकी ज्यामिति के आधार पर 7 समुदायों में बांटा गया है। समझेंगे दोस्तों कि जो कोई भी क्रिस्टलीय ठोस है, क्रिस्टलीय ठोसों को उनके ज्यामितीय स्वरूप की दृष्टि से सात प्रकार के समुदायों में बांटा गया है, जिन्हें क्रिस्टल समुदाय कहते हैं। एग्जाम में क्वेश्चन आता है दोस्तों, को टेंशन नहीं करनी कि क्रिस्टल समुदाय किसे कहते हैं। मैंने इसलिए क्रिस्टल समुदाय की परिभाषा लिखने के लिए ये पूरी लैंग्वेज लिखी है। डायरेक्ट मैं ये कह सकता था कि भाई 7 प्रकार का होता है, 7 समुदाय होते हैं, और 7 समुदाय को ही किस नाम से जानते हैं, क्रिस्टल समुदाय के नाम से जानते हैं। तो दोस्तों ध्यान रखना, जो क्रिस्टलीय ठोस है इनकी ज्यामिति के आधार पर जो वर्गीकरण करते हैं अपन, तो क्रिस्टलीय ठोसों का उनकी ज्यामितीय स्वरूप के दृष्टि से या ज्यामितीय स्वरूप के आधार से 7 प्रकार के समुदायों में बांटा गया है। कितने प्रकार के समुदाय में? 7 प्रकार के समुदाय में, जिन्हें अपन किस नाम से जानते हैं, क्रिस्टल समुदाय के नाम से जानते हैं। तो दोस्तों अपन बात कर लेंगे जो क्रिस्टल समुदाय है ये होता क्या है। तो क्रिस्टल समुदाय की बात करेंगे अपन कि क्रिस्टल समुदाय क्या होता है अपने पास। तो दोस्तों क्रिस्टल समुदाय को भी देखेंगे अपन कि भाई क्रिस्टल समुदाय है क्या चीज अपने पास। तो दोस्तों ध्यान देंगे कि क्रिस्टल समुदाय के आधार पर किस प्रकार से वर्गीकरण करेंगे। तो क्रिस्टल ठोसों को उनके ज्यामितीय स्वरूप की दृष्टि से दोस्तों 7 प्रकार के समुदायों में बांटा गया है, जिन्हें क्रिस्टल समुदाय कहते हैं। अब बात करते हैं दोस्तों, ढंग से समझना कि इस प्रकार के वर्गीकरण में जो ये वर्गीकरण किया अपन ने 7 प्रकार के समुदाय में, तो इस प्रकार के जो वर्गीकरण है इसमें जो एकक कोष्टिका थी, यानी जो मात्रक कोष्टिका थी, उस एकक कोष्टिका
यानी इस प्रकार का जो अपन ने समुदायों में इसका वर्गीकरण किया है कि जो इनकी ज्यामितीय स्वरूप की दृष्टि से जो क्रिस्टलीय ठोसों को 7 प्रकार के समुदाय में बांटा गया है, जिसे क्रिस्टल समुदाय कहा। तो इस प्रकार के वर्गीकरण में किसके आधार पर, 7 समुदाय के आधार पर, जो एका कोष्टिका है इसकी अक्षीय दूरी, एक्सिस डिस्टेंस, एक्सिस दूरी तथा अक्षीय कोण को आधार बताया गया है, तथा अक्षीय कोण को आधार बनाया गया है। ये देखो दोस्तों, एक और चीज बताता हूं, एक और इम्पोर्टेंट चीज कई बार आ चुका है एग्जाम में, अपने कोर्स में इस बार ही जोड़ा गया था इसको, जो कोर्स चेंज हुआ था, लेकिन मैं बता देता हूं आपको ढंग से समझना। एक वैज्ञानिक था अपने पास, ब्रेवस। ये ब्रेवस वैज्ञानिक था दोस्तों। इसने क्या बताया कि ब्रेवस ने बताया कि इसने क्या बताया, इसके बारे में आपको बता देता हूं कि इसने बताया कि जो आद्य क्रिस्टल जालक है, जो आद्य क्रिस्टल जालक है, इनके साथ अन्य क्रिस्टल जालकों को भी शामिल किया जाए तो, के साथ अन्य के साथ यदि अन्य क्रिस्टल जालकों को भी शामिल किया जाए तो कुल 14 प्रकार की विभिन्न मात्रक कोष्टिकाएं, विभिन्न मात्रक कोष्टिकाएं या जालक होते हैं, होती हैं, जिन्हें ब्रेवस जालक कहते हैं। ये देखो दोस्तों, यहां तक समझना आप, जिन्हें ब्रेवस क्रिस्टल जालक कहते हैं। जिन्हें ब्रेवस क्रिस्टल जालक, मैं ढंग से लिख देता हूं ताकि आपको दिक्कत नहीं आनी चाहिए। जिन्हें ब्रेवस क्रिस्टल जालक कहते हैं। ध्यान से समझेंगे दोस्तों, अब मैं जो क्या लिखा मैंने, क्या जो है पूरा के पूरा, पूरे के पूरे को ढंग से समझना कि अपन जो आज का टॉपिक है, जो 11वां वीडियो है, तो दोस्तों मैं रिक्वेस्ट करता हूं कि जो भी नया दोस्त है वो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, और सब्सक्राइब करने के बाद लाइक और शेयर भी करें, ताकि नए स्टूडेंट इसका लाभ उठा सकते हैं। और दोस्तों मेरी ये रिक्वेस्ट है कि जो भी टॉपिक मैं पढ़ा रहा हूँ, जो भी वीडियो चल रहा है, उस वीडियो को बीच में से ना देखें, कम से कम उस वीडियो को एक बार पूरा देखें। एक बार अगर पूरा देख लेंगे तो मैं गारंटी लेता हूँ कि आपके पूरा का पूरा टॉपिक क्लियर हो जाएगा, बिल्कुल समझ में आ जाएगा। तो दोस्तों देखते हैं, आज का टॉपिक है कि जो क्रिस्टलीय ठोस हैं उनका वर्गीकरण पढ़ेंगे। पहले दोस्तों अपन ने क्रिस्टलीय ठोस का वर्गीकरण पढ़ा था, लेकिन वो जो वर्गीकरण था दोस्तों, वो वर्गीकरण था किसके आधार पर, उनमें पाए जाने वाले अंतराण्विक बलों की प्रकृति के आधार पर। और दोस्तों अब जो वर्गीकरण पढ़ रहे हैं वो उनकी ज्यामितीय स्वरूप की दृष्टि से, यानी ज्यामिति के आधार पर वर्गीकरण पढ़ रहे हैं। तो दोस्तों ज्यामिति के आधार पर इसका जो वर्गीकरण है उसे 7 भागों में बांटा गया है, यानी उन भागों को यहाँ पर किस नाम से बताया गया है, 7 समुदाय के रूप से।
यानी जो अपन ने 7 समुदायों में बांटा है, किसके आधार पर बांटा है दोस्तों इसको? ज्यामिति के आधार पर। तो इन 7 समुदायों को ही किस नाम से बताया गया है? इन्हें ही दोस्तों किस नाम से जानते हैं? क्रिस्टल समुदाय बोलते हैं। यानी क्रिस्टल या ठोस हो, उनको उनके ज्यामिति के आधार पर यानी संरचना के आधार पर 7 समुदाय में 7 प्रकार के समुदाय में बांटा है। और जिन समुदायों को किस नाम से जानते हैं? क्रिस्टल समुदाय कहते हैं। कोई दिक्कत नहीं है दोस्तों, 7 भाग बोल दिए तो भाग को समुदाय बोल दिया, तो 7 समुदाय हो गए। तो इन 7 समुदाय किस नाम से जाने जाते हैं? क्रिस्टल समुदाय के नाम से। अब दोस्तों इस प्रकार का जो वर्गीकरण किया अपन ने ज्यामिति के आधार पर, दोस्तों जो ध्यान रखना, मैं क्या बोल रहा हूं कि जो इस प्रकार का जो ज्यामिति के आधार वर्गीकरण है, इसमें मुख्य आधार क्या है? किसके आधार पर वर्गीकरण किया गया है? तो आधार क्या है इसका? किसके आधार पर? एक तो उनकी अक्षीय दूरी, यानी जो उनके एक्सिस होते हैं, जो अक्ष होते हैं अपन ने बनाए थे, एक्स वाई और जेड, इनके मध्य जो दूरी क्या होगी, और जो अक्षीय कोण है, यानी इनके मध्य में जो अपन ने अल्फा, बीटा और गामा, इनके मध्य कोण क्या होगा? मैंने आपको कल एकक कोष्ठिका बताई थी, याद होगा। उस एकक कोष्ठिका में अपन ने देखा था कि उनकी अक्षीय दूरी क्या होगी? अक्षीय दूरी यानी एक्स वाई जेड, इन पे कितनी विमा होगी इसकी, दूसरी उसके अक्षीय कोण कितना होगा, उसके आधार पर। दोस्तों ध्यान रखना कि जो क्रिस्टल समुदाय को उनको ज्यामितीय स्वरूप की दृष्टि से जो 7 भागों में बांटा है, कि किसके आधार पर 7 भागों में बांटा है? उनकी अक्षीय दूरी के आधार पर, यानी अक्षीय दूरी के आधार पर इनको 7 भागों में बांटा है। और दूसरा अक्षीय कोण के आधार पर, यानी प्रश्न ये आता है एग्जाम में कि क्रिस्टल समुदाय को उनके ज्यामिति के आधार पर जो 7 भागों में बांटा है, उसका आधार क्या है? अक्षीय कोण और अक्षीय दूरी। मैंने याद करो, मैंने बताया था, मैं एक बार दोबारा बता देता हूँ। मैंने डायग्राम बनाया था, याद हो तो आपको, अक्षीय दूरी और अक्षीय कोण का। मैंने ये डायग्राम बनाया था, याद करो, एकक कोष्ठिका बनाई थी। इसमें इसे माना था अपन ने जेड अक्ष, इसे अपन ने बोला था वाई अक्ष, और याद करो इसे बोला था अपन ने एक्स अक्ष। किया था मैंने, याद आ जाना चाहिए दिमाग में। यहां से यहां तक की दूरी मानी थी अपन ने ए, ये दूरी, इसको माना था अपन ने बी, ये वाली दूरी, और इसको माना था अपन ने सी, ये वाली दूरी। तो दोस्तों मैं यही तो बोल रहा हूं कि जो 7 भागों में बांटा है ज्यामितीय स्वरूप की दृष्टि से, वो किस आधार पर 7 भागों में बांटा है? कि उनकी अक्षीय दूरी कितनी है और उनका अक्षीय कोण कितना है। उनकी अक्षीय दूरी और अक्षीय कोण को आधार बना के इसको कितने स्वरूपों में बांट दिया है दोस्तों? 7 भागों में, 7 स्वरूपों में बांटा गया है। जैसे कि जो ए है, बी, एक्स अक्ष की दूरी कितनी है? ए, वाई अक्ष की दूरी हो गई बी, और जेड अक्ष की हो गई सी। तो एक्स वाई जेड इनकी अक्षीय दूरी के आधार पर, यानी एबीसी के आधार पर, और दूसरा अक्षीय कोण, यानी अपन ने बोला था ये अल्फा कोण, ये मान लिया बीटा कोण, ये मान लिया गामा कोण। तो ये अल्फा बीटा गामा इन कोणों के आधार पर, यानी अक्षीय दूरी एक्स अक्ष पर अपन ने कितनी ली है? ए ले ली, वाई पर बी ले ली, और जेड पर कितनी ले ली? सी ले ली। अक्षीय दूरी हो गई। और अल्फा, बीटा और गामा, 3 कोण ले लिए, ए और बी के मध्य में अल्फा, बी और सी के मध्य बीटा, और सी और ए के मध्य गामा। तो ध्यान रखना दोस्तों कि जो इस ज्यामिति के आधार पर जो अपन ने क्रिस्टलीय ठोसों का वर्गीकरण किया है, ये किस आधार पर किया है? कि उनकी अक्षीय दूरी के आधार पर, उनके बीच में दूरी कितनी है, उनके एक्स अक्ष की दूरी कितनी है, वाई अक्ष की दूरी कितनी है, जेड की दूरी कितनी है, यानी ए बी सी कितनी है। दूसरी चीज, इनका अक्षीय कोण यानी अल्फा बीटा गामा ये कितना है, इसके आधार पर इसको 7 भागों में बांटा गया। अब दोस्तों ध्यान रखना, एक वैज्ञानिक था, ये ब्रेवस, वैज्ञानिक का नाम है ये ब्रेवस, एक वैज्ञानिक था अपने पास दोस्तों, ध्यान रखना। तो इस ब्रेवस वैज्ञानिक ने क्या बताया कि जो ब्रेवस वैज्ञानिक ने क्या बताया कि जो आद्य क्रिस्टलीय जालक है, यानी जो मूल या सरल या घनीय या आद्य एकक कोष्ठिका जो थी अपने पास, आद्य क्रिस्टल जालक या एकक कोष्ठिका बोल सकते हैं, एकक कोष्ठिका बोल लो, यानी जो अपने पास ये वाली, इसमें अपन को पता है प्रत्येक जो अवयवी कण है केवल कहां उपस्थित होते हैं? कोने पर। इसे अपन आद्य या कौन सी बोला था? घनीय, सरल या मूल एकक कोष्ठिका। यदि ब्रेवस एक वैज्ञानिक था जिसने अपन को यह बताया कि जो आद्य क्रिस्टलीय जालकों के साथ, जो आद्य क्रिस्टलीय जालक है, यदि इनके साथ अन्य क्रिस्टल जालकों को भी शामिल कर लिया जाए,
यानी ये 7 तो है ही अपने पास, 7 भागों में तो बांट ही दिया। तो दोस्तों ध्यान रखना, इस ब्रेवस वैज्ञानिक ने क्या बताया, यदि जो आद्य क्रिस्टल जालक हैं, जो ये 7 प्रकार के हैं, इनके साथ यदि अन्य जालकों को भी शामिल कर लिया जाए तो कुल इनकी संख्या कितनी हो जाती है, 14 प्रकार की हो जाती है। तो इन 14 प्रकार की जो हो जाएगी, इसे अपन किस नाम से जानेंगे, ब्रेवस क्रिस्टल जालक कहते हैं। एग्जाम में प्रश्न पूछ लेता है ब्रेवस क्रिस्टल जालक किसे कहेंगे। ब्रेवस क्रिस्टल जालक किसे कहेंगे कि ब्रेवस नामक वैज्ञानिक ने बताया कि जो आद्य क्रिस्टल जालक है या आद्य जो एकक कोष्टिका है, उनके साथ यदि अन्य एकक कोष्टिकाओं को या अन्य क्रिस्टल जालकों को शामिल कर लिया जाए तो कुल विभिन्न प्रकार की 14 क्रिस्टल जालक संरचना प्राप्त होती है, उन्हें ही ब्रेवस क्रिस्टल जालक कहते हैं। तो दोस्तों स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, यहाँ तक मेरे हिसाब से समझ में आ गया होगा। कोई कंफ्यूजन है तो आप क्वेश्चंस कर सकते हो। अब देखो दोस्तों, क्योंकि 7 भाग में तो अपन पढ़ ही रहे हैं, और 7 के अलावा +7, 7 + 7 जब जाके कितनी होंगी, 14, यानी 7 भागों में तो बांट ही दिया अपन ने। लेकिन ब्रेवस क्या बोल रहा है कि 7 के अलावा अन्य 7 ऐसे हैं जिन्हें यदि इनके साथ शामिल कर लें तो उन्हें क्या बोला है, ब्रेवस क्रिस्टल जालक। ठीक है दोस्तों, अब इनका वर्गीकरण है, मैं पूरे 7 समुदायों को समझा देता हूं, ढंग से ध्यान देंगे। स्क्रीनशॉट शायद तो ले सकते हो। ढंग से देखेंगे दोस्तों, जो क्रिस्टलीय ठोस है उनका ज्यामिति के आधार पर वर्गीकरण है, और ज्यामिति के आधार पर जो वर्गीकरण किया अपन ने वो कितने समुदायों में किया है, 7 समुदाय में किया है, जिन्हें अपन किस नाम से जानते हैं, जिन्हें बोलते हैं क्रिस्टल समुदाय। देखते हैं दोस्तों कौन कौन से हैं क्रिस्टल समुदाय, इनका वर्गीकरण पढ़ लेते हैं। तो मैं सारणी के द्वारा पूरा बता देता हूं ताकि तुमको समझ में आ जाए। सबसे पहले मैं बात करूंगा क्रम संख्या, ढंग से समझेंगे, समझ में आना चाहिए। मेरा कहने का मतलब सिर्फ एक ही है, तरीका कोई सा भी हो जो आपके दिमाग में आ रहा है तो मजा आता है, दिमाग में नहीं आ रहा तो चाहे कितने अच्छा पढ़ लो कोई मतलब नहीं निकलेगा। सबसे पहले क्रम संख्या, ये क्रम संख्या हो गई दोस्तों। दूसरी लेते हैं क्रिस्टल तंत्र या क्रिस्टल समुदाय। ठीक है दोस्तों, क्रिस्टल तंत्र बोल दो या क्या बोल सकते हैं इसे, क्रिस्टल समुदाय। दिया दोस्तों अपन ने। तीसरा लेंगे कि इनके किसके आधार पर वर्गीकरण किया था, एक तो अक्षीय दूरी, एक क्या था दोस्तों, अक्षीय कोण, एक क्या था दोस्तों, अब इसमें त्रिविम जालक, संभावित त्रिविम जालक भी निकाल लेते हैं। कौन कौन से जालक संरचना अपन बना सकते हैं संभावित। ठीक है, और दोस्तों उदाहरण,
ये अपन ने डिवाइडेशन करेंगे अपन इस प्रकार से, ताकि अपन को समझना आसान हो जाए सारणी से। मैं लैंग्वेज नहीं लेकर, क्योंकि अपन लैंग्वेज भी ले सकते हैं और अपन डायरेक्ट ही सारणी देखते हैं, ताकि अपना कंफ्यूजन बिल्कुल ही दूर हो जाए आसानी से। तो 7 समुदाय कौन कौन से हैं दोस्तों? मैं 7 समुदायों को देखता हूं। सबसे पहले नंबर 1 समुदाय लेते हैं घनीय। घनीय वाला ले ले दोस्तों अपन ने। नंबर दूसरे की बात कर लेते हैं कि भाई सबसे नंबर लेते चलते हैं। इनके मध्य जो अक्षीय दूरी है, अक्षीय दूरी कौन सी है दोस्तों? एक्स अक्ष पर ए थी, वाई अक्ष पर बी थी और जेड अक्ष पर सी, यानी इनकी विमा कितनी हो गई? ए बी सी। तो ए बराबर बी बराबर सी ये रहे। तो दोस्तों ध्यान रखना, इनकी अक्षीय दूरी कितनी रहेगी? तीनों ए बी सी, यानी एक्स अक्ष, वाई अक्ष और जेड अक्ष, तीनों की दूरी क्या रहेगी? बराबर। और दोस्तों ध्यान रखना, इनका जो अक्षीय कोण था एल्फा, और जो बीटा और जो गामा, ये तीनों ही यहाँ पर जब दूरी बराबर है तो तीनों ही कितने डिग्री के होंगे बराबर में? ये तीनों ही 90 डिग्री के बराबर होंगे, ध्यान रखना। ठीक है दोस्तों। दूसरी चीज कि ये तीनों जो 90 डिग्री के हैं, तो इसमें कितने त्रिविम जालक बन सकते हैं? कौन कौन से बन सकते हैं? तो ध्यान रखना दोस्तों, इसमें 3 प्रकार के त्रिविम जालक बनते हैं, संभावित 3 प्रकार के बनेंगे। और 3 प्रकार कौन कौन से हैं? एक तो आद्य एकक कोष्टिका बन सकती है, दूसरी फलक केंद्रित बन सकती है, और एक अंत्य केंद्रित बन सकती है। ये 3 बन गए। उदाहरण की बात करें दोस्तों, तो उदाहरण जरूर याद रखने अपन को। NaCl लिया, जिसे सोडियम क्लोराइड बोलते हैं। कॉपर ले लो, दिखना चाहिए स्पष्ट, क्योंकि बोर्ड पे थोड़ा ऑनलाइन थोड़ा दिखने में दिक्कत होती है। कॉपर ले लेंगे, KCl ले लेंगे, कितने ही सारे एग्जांपल ले सकते हैं दोस्तों। ZNS ले लो भले ही, जिसे ZNS को किस नाम से जानते हैं? जिंक ब्लेंड बोलते हैं। मैं लिख देता हूं कोष्टक में यहाँ पर, जिंक ब्लेंड कहलाता है ZNS, ध्यान रखना। ठीक है, ये पहला प्रकार हो गया, पहला समुदाय हो गया इसका। दोबारा मैं एक बार फिर बता दूंगा। पहला प्रकार ये देख लो दोस्तों, बीच में से थोड़ी लाइन टेढ़ी लग रही है मेरे को, इससे फर्क तो कोई पड़ने वाला नहीं है, कोई बात नहीं, जैसी भी है यहीं से इसको सही कर देते हैं। ठीक है, ये लो। नंबर 2 लेते हैं दोस्तों। नंबर 2 हो गया द्विसमलंबाक्ष। समलंबाक्ष मैं आपको याद करने का बहुत अच्छा तरीका बताऊंगा। द्वि का मतलब 2, द्वि का मतलब क्या हो गया? 2, यानी 2 अक्ष समान है, जैसे A और B, यानी x अक्ष की दूरी और y अक्ष की दूरी। x अक्ष की a थी और y की कितनी थी? अपन ने यहां माना था, मैं यहां लिख सकता हूं ताकि आपको दिक्कत नहीं आए। x बराबर a, y बराबर लिया था b, और z अक्ष की कितनी ली थी अपन ने? c ली थी। याद होगा दोस्तों, याद नहीं है तो मैंने एक तरीका यहां बता दिया। और अपन ने कौन माना था? एल्फा कोण, बीटा कोण और गामा कोण, ये अपन ने कोण माने थे, याद होने चाहिए, ध्यान समझ लेना। इनको मैं यहां नहीं लिखकर इधर लिख दूं ताकि तुमको देखने में दिक्कत नहीं आए। एल्फा, बीटा और गामा, ये कोण होने चाहिए, ध्यान रखना। और ये दूरी मैंने लिख दी अक्षों की। ठीक है, तो ध्यान रखना कि द्विसमलंबक यानी 2 समान है, तो तीसरी क्या होगी? असमान, यानी ये तीसरी असमान हो गई, तीसरी समान नहीं है। तो कोण जरूर ध्यान रखना दोस्तों, भले ही दूरी असमान, 2 समान हो, एक अलग हो, लेकिन कोण इनके मध्य अभी भी कितने होंगे? एल्फा
बीटा और गामा, ये तीनों अभी भी कितने डिग्री के होंगे, 90 डिग्री के होंगे। ध्यान रखना, याद करने का तरीका बताऊंगा। और इसमें दो प्रकार की संभावित आकृति बन सकती है, एक तो आद्य और आद्य कोष्टिका। आद्य तो सब में बनेगी, ध्यान रखना, क्योंकि मैंने आपको पहले ही बताया था आद्य से ही सब बनती हैं। और मात्रा कोष्टिका को दो भागों में बांटा था, आद्य, घनीय, सरल या मूल, या केंद्रित एकक। केंद्रित को ही तीन भागों में बांटा था, फलक केंद्रित, अंतः केंद्रित और अंत्य केंद्रित। ठीक है दोस्तों, यानी उनमें भी क्या था कि कोनों के अलावा, आद्य कोने तो सब में ही होंगे, कोनों के अलावा बोला था, तो आद्य तो रहेगा ही, यानी आद्य हो गया, पर आद्य के अलावा ध्यान रखना अंतः केंद्रित रहेगा, इसमें फलक केंद्रित नहीं आएगा। ये लो दोस्तों, ये दो प्रकार की हो गई। एग्जाम्पल्स आप ले सकते हैं, श्वेत टिन, सफेद जो टिन आती है, श्वेत टिन ले सकते हैं, या SnO2 ले सकते हैं। टिन ऑक्साइड कहने का मतलब, ये टिन का सूत्र है SN, ध्यान रखना दोस्तों, TiO2, टाइटेनियम ऑक्साइड, या कैल्शियम सल्फेट, CaSO4 आदि, वो सारे एग्जांपल ले सकते हैं अपन। ठीक है दोस्तों, तीसरा लेते हैं विषम लंबाक्स। मेरे हिसाब से समझ में आ जाना चाहिए तुरंत, नाम बोल रहा है विषम, तो विषम का मतलब तीनों ही क्या होनी चाहिए, अलग अलग। ए बराबर बी भी नहीं है, बी बराबर सी भी नहीं है, क्योंकि नाम ही बोल रहा है विषम लंबाक्स, तो दिक्कत ही नहीं आनी चाहिए, विषम है, और विषम है तो कहां दिक्कत आ रही है, विषम ही रहेगा। कपड़ा किधर गया दोस्तों, ये रहा, इसको बाद में डालेंगे ताकि एग्जाम्पल कितनी दूरी तक आएंगे उसके अकॉर्डिंग अपन इसको ले लेंगे। ठीक है, पहले डिवाइडेशन कर लेते हैं। फिर बोल रहा है कोण, तो ध्यान रखना दोस्तों, इसमें अल्फा, बीटा और गामा, इसलिए मैंने एक साथ लिया तीनों को, ताकि एंगल भी याद हो जाए एक तरीके से और सारी चीज। लेकिन ध्यान रखना दोस्तों, ये चार प्रकार की संभावित जालक को समझाता है, चार प्रकार की होती है, और चारों प्रकार आएंगे इसमें। चारों प्रकार कौन कौन से पढ़े तुमको याद होगा, आद्य तो आता ही है, फलक केंद्रित भी रहेगा, अंतः केंद्रित भी रहेगा, और दोस्तों अंत्य केंद्रित भी रहेगा। चारों प्रकार के इसमें आएंगे, चारों प्रकार के आगे एग्जाम्पल आगे ध्यान रखेंगे। एग्जाम्पल ध्यान रखना, ये विषम लंबाक्स है, तो कौन सा हो जाएगा, विषम लंबाक्स गंधक ही ले लो, बिल्कुल याद करने का तरीका है ये, विषम लंबाक्स गंधक। गंधक का मतलब सल्फर होता है, ध्यान रखना दोस्तों, एस, सल्फर होता है, सल्फर को ही गंधक बोलते हैं। ठीक है, दूसरी चीज बोलेंगे दोस्तों, इसमें बेरियम सल्फेट ले सकते हैं आप, बेरियम सल्फेट इस प्रकार की आकृति दर्शाता है। पोटेशियम नाइट्रेट ले सकते हैं, यानी KNO3 भी ले सकते हैं। तो दोस्तों ध्यान रखना कितनी दूरी तक आए ये देख लेना। ठीक है, अब बात करते हैं दोस्तों चौथे की। चौथा कौन सा होगा, चौथा है अपने पास एकंताक्ष। चौथा कौन सा लेंगे दोस्तों अपन, एकंताक्ष। पांचवा ले लेंगे, बना देता हूं साथ के साथ, छठा और सातवां। पांचवा एक साथ लिख देता हूं मैं, षटकोणीय। दूसरा त्रिसमन्ताक्ष।
इसी का दूसरा नाम त्रिकोणीय भी होता है, ध्यान रखना, या त्रिकोणीय। बात लेते हैं सातवां, इसे त्रिंताक्ष बोलते हैं। ध्यान रखना दोस्तों, इसे त्रिंताक्ष भी बोल सकते हैं। अब दोस्तों ध्यान से समझेंगे जो मैं कहना चाह रहा हूं कि अपने पास जो टॉपिक है, इस टॉपिक की बात करते हैं अपन कि टॉपिक क्या है अपने पास। सीधी सी बात है, मैं इसलिए आपसे बार बार बोल रहा हूं कि ये अपने पास जो होते हैं, इन्हीं के आधार पर अपन को सारे क्वेश्चन हल करने हैं कि ये क्या है अपने पास। किताब में इसका नाम त्रिकोणीय ही है, केवल ध्यान रखना। और दूसरों जो द्विसमलंबाक्ष है, द्विसमलंबाक्ष को किताब में दे रखा है चतुष्फलकीय, तो मैं लिख देता हूं यहाँ पर ताकि आपको याद करना आसान रहे। द्विसमलंबाक्ष बोल दो, ये तो याद करने का तरीके से लिखा था, और किताब में किस नाम से दे रखा है वो भी मैं आपको लिख देता हूं ताकि दिक्कत नहीं आए, ठीक है। द्विसम लंबाक्ष, या इसी को किस नाम से जानते हैं किताब में, चतुष्फलकीय बोलते हैं। ये लो दोस्तों, मैं दोनों लिख देता हूं, आपका कंफ्यूजन नहीं रहना चाहिए। ये षटकोणीय था तो मैंने षटकोणीय ही लिखा है, किताब में भी षटकोणीय है। त्रिसमन्ताक्ष मैंने मेरे मन से लिखा है, किताब में त्रिकोणीय है। बाकी एकंताक्ष जो अपन ने लिख दिया, त्रिंताक्ष ये अपन लिख चुके हैं। अब ध्यान से देंगे दोस्तों कि जो एकंताक्ष है, इस एकंताक्ष, पहले इनको बना देते हैं अपन ताकि अपन को दिक्कत नहीं आए। ये लो, ठीक है दोस्तों। चौथे भाग की बात कर लेते हैं। चौथा भाग है एकंताक्ष, और एकंताक्ष में एक भी समान नहीं होती है। ए बराबर बी बराबर सी, तीनों ही बराबर नहीं होगी। ध्यान रखना दोस्तों, एक अंताक्ष जिसमें एक कोण 90 डिग्री का नहीं होता है, ध्यान रखना। यानी जो एल्फा है अपने पास और जो गामा है दोस्तों, ये दोनों 90 डिग्री के होते हैं। एल्फा और जो गामा है ये दोनों 90 डिग्री के रहेंगे। और जो बीटा कोण है दोस्तों, ध्यान रखना, कॉमा लगा के लिख देता हूं कि बीटा कोण 90 डिग्री का नहीं होता है। ध्यान रखना, इस चीज को मैंने तरीके से लिख दिया ताकि आपको याद करने में दिक्कत नहीं आए। दूसरी चीज बात करते हैं दोस्तों, इसमें जो कितने वो बनते हैं संभावित, इसमें दो ही बनेंगे संभावित, ध्यान रखना। और दो संभावित कौन कौन से जालक बनेंगे, एक तो आद्य केंद्रित यानी आद्य एकक कोष्टिका, और एक अंत्य केंद्रित एकक कोष्टिका। आद्य और अंत्य केंद्रित। एकंताक्ष नाम है तो एकंताक्ष सल्फर हो गया। एकंताक्ष गंधक यानी सल्फर। एग्जाम्पल और ले सकते हैं, जैसे सोडियम सल्फेट ले लें, Na2SO4, जो भी जल युक्त H2O, ध्यान रखना दोस्तों, ये इसको अपन ले सकते हैं यहाँ पर। अब बात करते हैं दोस्तों अगले की। अगला है अपने पास षटकोणीय, और षटकोणीय जो है इसमें A बराबर B दोनों समान है लेकिन C समान नहीं होती है, ध्यान रखना। और इसमें जो बीटा कोण है अपने पास षटकोणीय में, ये बीटा और एल्फा दोनों अपने पास, ध्यान रखना, एल्फा और जो बीटा है इन दोनों का मान तो 90 डिग्री होता है, और गामा का कोण ध्यान रखना दोस्तों 120 डिग्री का होता है। यानी एल्फा बराबर बीटा बराबर होते हैं 90 डिग्री। ध्यान रखना इन चीजों को, एल्फा कोण बराबर बीटा कोण बराबर गामा कोण। मैं ढंग से बना देता हूं, एल्फा बीटा और गामा ये तो दोनों 90 डिग्री के होंगे, और जो गामा कोण है अपने पास, ये गामा कोण होगा 120 डिग्री का। ध्यान रखना दोस्तों इस चीज को। इसमें एक ही प्रकार का क्रिस्टल बनेगा और वो है आद्य एकक कोष्टिका। ध्यान रखना दोस्तों, इसके एग्जांपल ले लेते हैं। एग्जांपल इसका एक तो ग्रेफाइट ले सकते हैं, तो आसानी से याद हो जाएगा, ग्रेफाइट लिया। दूसरा दोस्तों और ले सकते हैं ग्रेफाइट के अलावा षटकोणीय में, जैसे अपन ने ले लिया जेडेनो जिंक ऑक्साइड, कैल्शियम सल्फेट भी ले सकते हैं, जो CDS होता है अपने पास, ध्यान रखना।
इसके अलावा षटकोणीय में दोस्तों मैग्नीशियम, अकेला मैग्नीशियम भी ले लो, मैग्नीशियम ले लिया अपन ने, तो ध्यान रखना और बहुत सारे एग्जांपल्स ले सकते हैं। आगे देखेंगे दोस्तों, एक और ले लेते हैं, त्रिसमानताक्ष, तीनों समान, मैंने मन से जोड़ा त्रिसमन यानी तीनों समान है, किताब में त्रिकोणीय था, तीनों समान है यानी ए बराबर बी बराबर सी, तीनों समान है, लेकिन एल्फा बराबर बीटा बराबर गामा। ध्यान रखना दोस्तों, त्रिकोणीय की बात कर रहा हूं, ये इसमें ये 90 डिग्री नहीं होते हैं, ध्यान रखना, तीनों ही नहीं मान सकते इसमें अपन, ध्यान रखना तीनों ही 90 डिग्री नहीं होते हैं, अल्फा बराबर बीटा बराबर गामा नहीं होता है 90 डिग्री, ध्यान रखना दोस्तों इस चीज को। इसमें भी एक प्रकार का ही बनेगा और ये प्रकार है आद्य, ध्यान रखना, इसके एग्जांपल ले सकते हैं कैल्साइट, यदि आपने चट्टान पढ़ी होगी तो दिमाग में याद होगा कैल्साइट क्या होती है, कैल्साइट चट्टान का एग्जांपल ले सकते हैं, CaCO3 बोलते हैं, ध्यान रखना दोस्तों, CaCO3 कैल्शियम कार्बोनेट, संगमरमर का सूत्र भी बोल सकते हैं, दूसरा सिनेवार भी ले सकते हैं दोस्तों, सिनेवार, मरकरी का मुख्य अयस्क मान सकते हैं जो HgS होता है, ध्यान रखना, मरकरी का मुख्य अयस्क है सिनेवार HgS, मर्क्यूरिक सल्फाइड जिसे सिनेवार बोलते हैं, ध्यान रखना दोस्तों। इसके अलावा बात करते हैं, एक और बच रहा है दोस्तों, त्रिंताक्ष, त्रिंताक्ष में तीनों ही अलग अलग होगी, ए बराबर बी बराबर सी नहीं होती है तीनों बराबर, और दोस्तों इसमें एल्फा बीटा बराबर गामा, एल्फा बराबर बीटा नहीं होता है, बीटा बराबर गामा भी नहीं होता है, और ये तीनों 90 डिग्री भी नहीं होते हैं, ध्यान रखना दोस्तों इसको। ये आद्य एकाकोष्टिका का ही एग्जांपल है, इसमें एक ही बनेगी, जो भी कौन सी बनेगी आद्य की ही बनेगी, ध्यान रखना। अब बात करते हैं दोस्तों, आद्य की बन गई, एग्जांपल्स जरूर याद कर लेना, पोटेशियम डाइक्रोमेट K2Cr2O7, इसे बोलते हैं पोटेशियम डाइक्रोमेट दोस्तों, ध्यान रखना, मैं ढंग से लिख देता हूं सीधा ताकि आपको देखने में स्पष्ट दिखे, दिखने में कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, ताकि याद करना आसान रहे। K2Cr2O7 पोटेशियम डाइक्रोमेट बोलते हैं दोस्तों, ध्यान रखना। एक H3PO3 और ले सकते हैं, H3BO3 जिसका नाम है दोस्तों बोरिक अम्ल, क्या बोलते हैं इसे, बोरिक अम्ल बोलते हैं। एक जल का अणु ले सकते हैं, कौन सा, कॉपर सल्फेट वाला CuSO4.5H2O, ये भी यहाँ साथ में शामिल कर सकते हैं दोस्तों, ध्यान रखना। तो ये अपने पास जो था पूरा के पूरा दोस्तों, मैंने पूरा के पूरा क्रिस्टल समुदाय है, पूरे क्रिस्टल समुदाय को तुम्हारे सामने रख दिया है। यदि किसी दोस्त के कोई कंफ्यूजन है, कोई दिक्कत आ रही है, तो मेरे से इनमें क्वेश्चंस कर सकता है। मैंने आसानी से आपके कोर्स को ध्यान में रखते हुए एक बड़ा टॉपिक लिया है, जो इम्पोर्टेंट टॉपिक है, यहाँ से एक क्वेश्चन निश्चित ही आना है दोस्तों, ध्यान रखना। ये मोस्ट है इस साल के लिए, 2021 के लिए एक क्वेश्चन आएगा निश्चित, ध्यान रखना, ढंग से पढ़ना है। क्या है अपने पास, दोबारा देखेंगे, दोबारा समझ लेना, मैं पूरा बता देता हूं, एक बार ढंग से समझने की कोशिश करना। किसी दोस्त के यदि कोई कंफ्यूजन है तो फिर भी मेरे से क्वेश्चन कर सकता है, लेकिन कंफ्यूजन नहीं है तो ढंग से समझने की कोशिश करना। मैं आपसे बोल दे रहा हूं कि दोस्तों इसमें यदि किसी प्रकार का कोई यदि आपको कंफ्यूजन दिखता है तो क्वेश्चंस आसानी से कर सकते हैं। ढंग से देखना, मैं बोल रहा हूँ कि क्रिस्टलीय ठोसों को ज्यामिति के आधार पर वर्गीकरण करेंगे। और दोस्तों इससे पहले अपन ने क्रिस्टलीय ठोसों का अंतराण्विक बलों की प्रकृति के आधार पर वर्गीकरण किया था। याद होगा कि क्रिस्टलीय ठोसों को अंतराण्विक बलों की प्रकृति के आधार पर पहले अपन ने बांटा था कितने भागों में, 4 भागों में। आणविक
ठोस जिसे 3 भागों में बांटा था, फिर अध्रुवीय, ध्रुवीय और हाइड्रोजन बंधित आणविक ठोस, फिर दूसरा आयनिक, फिर धात्विक और फिर सहसंयोजक या नेटवर्क ठोस, जिसको भी मैंने सारणी के माध्यम से पहले समझाया था। तो दोस्तों वो तो था अंतराणविक बलों की प्रकृति के आधार पर क्रिस्टलीय ठोसों का वर्गीकरण। लेकिन दोस्तों अब पढ़ेंगे अपन कि जो क्रिस्टलीय ठोस हैं उनकी ज्यामितीय, ज्यामितीय का मतलब उनकी संरचना के आधार पर क्रिस्टलीय ठोसों को कितने भागों में बांटा गया है। तो दोस्तों ध्यान रखेंगे कि क्रिस्टलीय ठोसों का उनकी ज्यामिति के आधार पर 7 भागों में वर्गीकरण करेंगे, और उन 7 भागों पर यहाँ को 7 भागों को 7 समुदाय बोलते हैं, और वो 7 समुदाय दोस्तों क्रिस्टल समुदाय के नाम से जाने जाते हैं। तो दोस्तों किसे कहेंगे क्रिस्टल समुदाय, तो मैं बता देता हूं कि जो क्रिस्टलीय ठोस है उनको उनकी ज्यामितीय स्वरूप के आधार पर यानी संरचना के आधार पर 7 प्रकार के क्रिस्टल में यानी 7 प्रकार के समुदायों में बांटा गया है। प्रश्न क्या है दोस्तों कि क्रिस्टल समुदाय किसे कहते हैं। तो जो अपने पास क्रिस्टलीय ठोस हैं उनको उनकी ज्यामितीय स्वरूप यानी ज्यामितीय संरचना के आधार पर 7 प्रकार के समुदाय में बांटा गया है, और ये 7 प्रकार के समुदाय ही किस नाम से जाने जाते हैं, क्रिस्टल समुदाय के नाम से जानते हैं। अब बात करते हैं दोस्तों ब्रेवस जालक, एक और परिभाषा। कि एक और प्रश्न बन सकता है क्रिस्टल समुदाय के साथ में कि किस जो ब्रेवस चालक है क्या होता है। सबसे पहले दोस्तों इसमें से एक क्वेश्चन ये भी बनता है कि इन्हें 7 भागों में जो क्रिस्टल समुदाय है इनका 7 भागों में अपन ने जो वर्गीकरण किया है वो किसके आधार पर किया, बेस क्या है, आधार क्या है। तो दोस्तों ध्यान रखना, मैंने एकक कोष्टिका बताई थी आपको, उस एकक कोष्टिका में अपन को पता है अल्फा बीटा और गामा 3 अपन ने कोण बनाए थे, और 3 अक्ष थे। 3 अक्ष कौन से थे, एक्स अक्ष, वाई अक्ष और जेड अक्ष। एक्स अक्ष की दूरी अपन ने ए विमा मानी थी, और वाई अक्ष की दूरी अपन ने बी विमा मानी थी, और जेड अक्ष की दूरी अपन ने सी विमा मानी थी। यदि दोस्तों कहीं कंफ्यूजन है कि ए बी सी विमा कहां से आ गई, एक्स वाई जेड अक्ष कहां से आ गया, मैंने समझाया था अभी। यदि फिर भी आपके मैंने शॉर्ट में यह बता दी हालांकि, लेकिन फिर भी समझ में नहीं आया तो इससे पिछला जो वीडियो है दोस्तों उस पिछले वीडियो में पूरा एक्स वाई जेड अक्ष अल्फा बीटा गामा पूरे बड़े चित्र के माध्यम से मैंने समझाया है। तो दोस्तों मेरी रिक्वेस्ट है यदि फिर भी कोई कंफ्यूजन हो तो पिछले वीडियो को जरूर देख लें। और दोस्तों मेरी एक और आपसे रिक्वेस्ट है कि जो अपने पास जो भी मैं क्वेश्चंस बताऊं या लिख नहीं पाऊं उनको जरूर आप नोट कर लें। मैं बहुत ही धीमी गति से बता रहा हूं, ये नहीं कि स्पीडली मैं खींच रहा हूं। तो दोस्तों रिक्वेस्ट है, क्वेश्चन क्या बनता है, मैंने अभी लिखा भी था, इससे पहले यदि आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा तो दिक्कत नहीं आएगी। क्रिस्टल समुदाय किसे कहते हैं कि क्रिस्टलीय ठोसों को उनके ज्यामितीय स्वरूप की दृष्टि से 7 प्रकार के समुदायों में बांटा गया है जो क्रिस्टल समुदाय कहते हैं। और दोस्तों प्रश्न ये आता है कि 7 भागों में किसके आधार पर बांटा है। तो इस प्रकार का जो वर्गीकरण है दोस्तों ये जो है वो एकक जो कोष्टिका थी, अपन ने मात्रा कोष्टिका कल पढ़ी थी, उनमें जो अक्षीय दूरी थी, अक्षीय दूरी कौन सी, एक्स अक्ष के ए दूरी, वाई अक्ष की बी दूरी और जेड अक्ष की सी दूरी, ये मैंने लिख भी दिया। और दो अक्षीय कौन थे, अल्फा बीटा गामा, यानी ए और बी के मध्य अल्फा, बी और सी के मध्य बीटा, सी और ए के मध्य गामा कौन, उनके आधार पर यानी क्रिस्टलीय जो ठोस है उनका जो ये वर्गीकरण किया है ये एकक कोष्टिका में जो अक्षीय दूरी के आधार पर और अक्षीय कोण के आधार पर कितने भागों में किया है, 7 भागों में किया है। लेकिन दोस्तों एक वैज्ञानिक आया और उस वैज्ञानिक का नाम था ब्रेवस। क्या नाम था दोस्तों वैज्ञानिक का, दोस्तों वैज्ञानिक का नाम था ब्रेवस। और उस ब्रेवस नामक वैज्ञानिक ने यह बताया कि यदि जो आद्य एकक कोष्टिकाएं हैं ये वाली, ब्रेवस नामक वैज्ञानिक ने क्या बताया कि जो आद्य एकक कोष्टिका है इनके साथ यदि अन्य क्रिस्टल जालकों को भी शामिल कर लिया जाए, यानी 7 तो ये है ही दोस्तों, 7 तो ये क्रिस्टल समुदाय है। और वो बोल रहा है कि ब्रेवस क्या बोल रहा है दोस्तों वैज्ञानिक कि यदि जो ये 7 एकक कोष्टिका है, आद्य एकक कोष्टिका है, इनके साथ यदि अन्य क्रिस्टल समुदायों को भी शामिल कर लिया जाए तो कुल 14 प्रकार के क्रिस्टल जालक बनते हैं। उन्हें ब्रेवस जालक कहते हैं, उन्हें ब्रेवस क्रिस्टल जालक कहते हैं। दोस्तों ब्रेवस क्रिस्टल जालक किसे कहेंगे कि ब्रेवस नामक वैज्ञानिक ने बताया कि जो आद्य एकक कोष्टिका है इनके साथ यदि अन्य एकक कोष्टिका या अन्य क्रिस्टल जालकों को शामिल कर लिया जाए तो कुल 14 प्रकार के क्रिस्टल जालक प्राप्त होते हैं, जिन्हें
ब्रेवस जालक या ब्रेवस क्रिस्टल जालक के नाम से जाना जाता है। अब दोस्तों जो 7 है उन्हीं की बात कर लेते हैं, और मैं आपसे कह रहा हूं इसमें से एक क्वेश्चन इस बार आने का पूरा चांस आएगा 2021 के एग्जाम में, एक क्वेश्चन 1 नंबर का, जो भी ध्यान रखना। कैसे पूछेगा बता देता हूं। सबसे पहले कि जो क्रिस्टल ज्यामिति के आधार पर वर्गीकरण 7 समुदाय में किया, तो दोस्तों सबसे पहले लिखेंगे क्रम संख्या, यानी 7 प्रकार के भागों में बांट दिया। दूसरा है दोस्तों क्रिस्टल समुदाय 7 कौन कौन से हैं, तो सबसे पहले घनीय बोलते हैं दोस्तों। क्या बोल सकते हैं? घनीय, एक कोष्ठिका है, मूल भी बोल सकता हूं इसको, घनीय हो गया। दूसरा चतुष्फलकीय है, किताब की भाषा में क्या बोलेंगे इसे? चतुष्फलकीय, लेकिन अपन ने क्या बोल दिया? द्विसमलंबाक्ष, ये नाम भी सही है। तीसरा है विषम लंबाक्ष, एकनताक्ष, षटकोणीय, त्रिसमनताक्ष या त्रिकोणीय, और त्रिनताक्ष। अब ध्यान से देखेंगे दोस्तों, नाम मैंने ऐसे क्यों चेंज किए, मैंने अलग से नाम क्यों लिखे, ताकि याद करने में दिक्कत नहीं आए। सबसे पहले कैसे याद करेंगे दोस्तों, मैंने इसलिए लिया है इनको एक साथ, तीनों को मैंने एक साथ क्यों लिया है, क्योंकि तीनों में आप देख सकते हैं अल्फा बीटा गामा 90 डिग्री, अल्फा बीटा गामा 90 डिग्री, अल्फा बीटा गामा 90 डिग्री, तीनों में ये 90 डिग्री है दोस्तों, ध्यान रखना, कोई दिक्कत ही नहीं है यहां तक तो। फिर दोस्तों बात करते हैं कि सबसे पहले जो घनीय हैं, इसमें तीनों की तीनों ही समान होते हैं। तीनों ही क्या होती है? अक्षीय दूरी, ए एक्स अक्ष की ए दूरी, बी और सी, तीनों अक्षीय दूरी समान होगी। इसमें दो समान एक अलग, ध्यान समाना दोस्तों, तीनों समान, दो समान एक अलग, तीनों अलग अलग, यानी या तीनों समान या दो समान या एक भी समान नहीं है। इसका मतलब याद करने का तरीका है ए बी सी तीनों बराबर, फिर सी बराबर नहीं है, फिर बी भी नहीं है। फिर दोबारा आ जाओ दोस्तों, इसी को वापस रिपीट करते हैं, यानी देखो सबसे पहले ये थी, उसके बाद ये थी, और तीसरी आ गई, फिर वापस इसी पे आ जाओ, फिर वापस इसके, फिर वापस यही आ गया, फिर वापस इसके बाद ये पहुंच जाओ, ये आ गई। ए बराबर, याद करने का तरीका बता रहा हूं मैं, फिर वापस यहाँ पहुंच जाओ, ये आ गई, और फिर तीनों समान है ही नहीं। अब दोस्तों कहां दिक्कत आई बताओ याद करने में, यानी क्रिस्टल तंत्र, क्रिस्टल समुदाय घनीय, घनीय में तीनों बराबर, द्विसमलंबाक्ष यानी चतुष्फलकीय में दो समान, द्वि मतलब दो समान, विषम यानी तीनों अलग अलग, तीनों अलग अलग हैं। एकंताक्ष, एकंताक्ष में भी ध्यान रखना, जहां भी ताक्ष लग गया, ताक्ष में ध्यान रखना दोस्तों, ये जैसे त्रिनताक्ष और एकंताक्ष दोनों को याद रखना, दोनों में अलग अलग है अपने पास। फिर भी एकंताक्ष में तीनों अलग अलग, षटकोणीय में एक अलग नहीं है, दो समान है। त्रिसमनताक्ष में तीनों, ये नाम में लिया त्रिसमनताक्ष, तीनों समान है। द्विसमलंबाक्ष दो समान है। त्रिनताक्ष तीनों अलग अलग है, त्रिसमनताक्ष अलग है, त्रिनताक्ष, त्रिसमन में तीनों समान और त्रिनताक्ष में तीनों अलग अलग। अब ध्यान से देखेंगे, सबसे पहले नंबर 1, नंबर 2 और नंबर 3, याद करने का तरीका बता रहा हूं। नंबर 1 तीनों बराबर, नंबर 2 एक बराबर नहीं है, तीसरी सी बराबर नहीं है, फिर तीनों अलग अलग, फिर दोबारा तीसरी, वापस ऊपर की तरफ जाओ, ऊपर की तरफ जाओ वापस, 3 नंबर, फिर 2 नंबर और फिर 1 नंबर। ये लो दोस्तों, कहां दिक्कत आई? ए बी सी तीनों बराबर, एक अलग है, तीनों अलग है, फिर दोबारा रिपीट हो रही है, उल्टे क्रम में चल जाओ वापस, तीसरा आ गया, ये तीसरा उल्टा क्रम, फिर दूसरा, ये दूसरा, फिर पहला, ये पहला, और इसमें तीनों त्रिनताक्ष तीनों अलग अलग होती है। तो दोस्तों ध्यान रखना इस चीज को, तरीका मैंने याद करने का बताया है, ताकि आप भूलो नहीं इस चीज को, ठीक है। देखो ये लिया अपने तीनों, यहां तक ए बी सी आया, तीनों समान है षटकोणीय में, वो घनीय में, समलंबाक दो समान, यानी जो चतुष्फलकीय में दो समान, ए बराबर भी समान, सी नहीं है। फिर विषम लंबाक, विषम का मतलब अलग अलग होंगे, नाम से स्पष्ट है, तीनों अलग अलग। फिर यहां लेते हैं इसमें जनरली दोस्तों ध्यान रखना, एक ही, फिर लेते हैं विषम लंबाक तीनों अलग अलग, फिर ऊपरी क्रम में चल जाओ वापस, यहां से वापस ऊपर जाएंगे, यहां से ऊपर गए, फिर यहां से ऊपर गए, तो इसका मतलब क्या आया? ये वाला,
यानी यह आ गया। यहां से ऊपर जैसे ही जाएंगे, ये है 3 तक, तो यहां तक आ गए लगातार 3 संरचना बन गई। फिर इसको वापस नंबर 1 मानो, उल्टा चलेंगे अब, तीनों से बराबर, एक अलग है, तीनों अलग है। फिर इसके ऊपर चलो, वापस ऊपर चलेंगे तो 1 नंबर ये हो गया, ए बराबर बी बराबर सी नहीं है। 2 नंबर ये ले लिया, ए बराबर बी सी नहीं है। फिर 3 नंबर ए बराबर बी बराबर सी नहीं है। ये लो दोस्तों, आसानी से 6 की 6 याद हो गई। अब ऐसे ही कौन देखते हैं दोस्तों, याद करने का तरीका बता रहा हूं, बाकी रटनी पड़ती है, फिर ये रटने की जरूरत ही नहीं छोड़ रहा, इसलिए मैं। तीनों में समान है अल्फा बीटा गामा कोण 90 डिग्री है, शुरुआत में ध्यान रखना। अब बोल रहा है दोस्तों एक अंताक्ष, एक अंताक्ष में क्या बोल रहा है कि एक अलग होगा। एक अंताक्ष में क्या बोल रहा है कि एक अलग होगा, यानी एल्फा और गामा दो तो क्या है 90 डिग्री, लेकिन बीटा 90 डिग्री नहीं है। ध्यान रखना दोस्तों, बीटा 90 डिग्री नहीं है, याद करेंगे। तीनों समान, फिर दो समान, एक अलग है, बीटा 90 नहीं है। यानी एल्फा और गामा 90 है, बीटा 90 नहीं है। फिर बोल रहा है षटकोणीय, षटकोणीय में ध्यान रखना दोस्तों, एल्फा और बीटा तो 90 है, यहाँ एल्फा और गामा 90 था, यहाँ एल्फा और बीटा 90 है, यहाँ बीटा 90 नहीं था, यहाँ गामा कितना है 120। यानी षटकोणीय में ध्यान रखना दोस्तों, षटकोणीय में गामा 120 का होगा और एकंताक्ष में बीटा 90 का नहीं होगा। अब बात करते हैं दोस्तों कि त्रिसमन्ताक्ष या त्रिकोणीय। त्रिसमन्ता तीनों 90 डिग्री के नहीं है, ध्यान रखना दोस्तों। यानी इसमें गामा 90 का नहीं है, इनका कोई पता नहीं है, एल्फा बीटा, तो गामा ये 90 का नहीं है, ध्यान रखेंगे ये वाली संरचना। और त्रिताक्ष, त्रिताक्ष में तीनों ये भी बराबर नहीं है और कोण भी तीनों बराबर नहीं है। तो दोस्तों इसमें मोस्ट लगता है एक तो ये वाला, ध्यान रखना, एक ये वाला और एक ये वाला, ये तीनों ही मोस्ट है, ध्यान रखना दोस्तों, ये तीनों में से ही क्वेश्चन आ सकता है। तो अब बात करते हैं दोस्तों कि ये कितने प्रकार के संभावित जालक, इसमें 3 प्रकार के जालक बन सकते हैं जो अपन ने पढ़ी है कि एक कोष्ठिका को कितने भागों में बांटा था अपन ने, 2 भाग में, एक तो आद्य घनीय मूल्य सरल एक कोष्ठिका, दूसरी अंत केंद्रित। और अंत केंद्रित एक कोष्ठिका और केंद्रित एक कोष्ठिका में जो अवयवी कण है कोनों पर तो होते हैं, कोनों के अलावा अन्य स्थितियों पर, जो अन्य स्थितियों के आधार पर 3 भागों में बांटा था, फलक केंद्रित, अंत केंद्रित, अंत केंद्रित। तो देखो उन्हीं की बात कर रहे हैं दोस्तों। तो संभावित ये 3 प्रकार के जालक बनाएगा, आद्य का कोष्ठिका भी बनाएगा, फलक केंद्रित भी बनाएगा और अंत केंद्रित भी, ये 2 ही बनाएगा, आद्य और अंत केंद्रित, ठीक है। और ये बनाएगा दोस्तों, चारों बनाएगा, ध्यान रखना, ये वाला विषम लंबाक्ष है, चारों की चारों ही बनाएगा, ये 2 बनाएगा और ये तीनों एक एक बनाएंगे। जो आद्य तो सब में रहेगा, ये तो कॉमन है, तुम देख सकते हो, आद्य वाला सब में ही आएगा, ये देख सकते हैं। याद कैसे करेंगे इसको, याद करने का तरीका है 3 2 4 यानी 32, ये हो गया 3 2 4 2 42 111, 32 42 32 42 111। 32 में अंत्य केंद्रित नहीं आएगा और 2 में भी अंत्य केंद्र नहीं है या फलक भी नहीं है, 4 में पूरे आ गए और 2 में अंत्य केंद्र आ गया, बाकी तीनों आद्य केंद्र है। उदाहरण कैसे याद करेंगे, उदाहरण देख लो दोस्तों कि घनीय है, घन में अपन को मैंने इसकी NaCl की पूरी क्रिस्टल संरचना बना के बताई, KCl की बना सकते हैं, कॉपर की बना सकते हैं, जिंक ब्लेंड, जिंक का मुख्य अयस्क है जिंक सल्फाइड, इसे जिंक ब्लेंड बोलते हैं। दूसरी दोस्तों कि द्विसमलंबाक्ष, द्विसमलंबाक्ष में सफेद टिन, और टिन का सूत्र SN होता है, या टिन ऑक्साइड लिख सकते हैं, या टाइटेनियम ऑक्साइड ले सकते हैं, या कैल्शियम सल्फेट। एक एक दो उदाहरण याद कर लेना, लास्ट एक एक उदाहरण याद कर लेना, दिक्कत नहीं आएगी। और एक एक उदाहरण तो बिल्कुल इजी है, श्वेत टिन ले लेना, भले यहाँ ये टिन के साथ टिन आ ही जाएगा, NaCl ले लेना और KCl ले लेना या जिंक ब्लेंड लेना, कोई दिक्कत। विषम लंबाक्ष तो नाम से स्पष्ट है, तो विषम लंबाक्ष सल्फर, एकंताक्ष तो एकंताक्ष सल्फर, याद हो गया दोस्तों, एकंताक्ष में एकंताक्ष सल्फर, विषम लंबाक्ष में विषम लंबाक्ष सल्फर।
बात करते हैं कि ये है अपने पास कौन सा, षटकोणीय। षटकोणीय संरचना तुमने ग्रेफाइट की पढ़ी है, हीरे की चतुष्फलकीय होती है, तो हीरे की संरचना ले सकते हैं यहाँ पर इसमें द्विसमलक्षण। हालांकि ग्रेफाइट षटकोणीय है, ग्रेफाइट याद हो जाएगा। बात करते हैं त्रिसमन्ताक्ष, इसमें सिनेबार ले लेना, जो मरकरी का मुख्य एस्क होता है, मर्क्यूरिक सल्फाइड या कैल्साइट चट्टान होती है, ठीक है। और बात करते हैं दोस्तों त्रिंताक्ष, त्रिंताक्ष में कॉपर सल्फेट जलयुक्त ले लेना, या बोरिक अम्ल ले लेना, या पोटेशियम डाइक्रोमेट ले लेना। तो दोस्तों इस प्रकार जो अपन पढ़े हैं, इस प्रकार आज अपन ने टॉपिक पढ़ा है कि क्रिस्टलीय ठोसों का जो वर्गीकरण है वो उनकी ज्यामितीय स्वरूप के आधार पर 7 भागों में 7 प्रकार के समुदायों में बांटा, जिसे अपन क्रिस्टल समुदाय कहते हैं। और एक इन समुदायों का जो वर्गीकरण है वो उनकी अक्षीय दूरी और अक्षीय कोण के आधार पर किया। और यदि इनमें और क्रिस्टल समुदाय को शामिल कर लिया जाए तो कुल 14 प्रकार के क्रिस्टल जालक प्राप्त होते हैं, जिन्हें ब्रेवस क्रिस्टल जालक कहते हैं, ब्रेवस ने बताया। सबसे पहला घनीय, दूसरा द्विसमलंबाक्ष या किताब की भाषा में चतुष्फलकीय, तीसरा विषमलंबाक्ष, एकांताक्ष, षटकोणीय, त्रिसमन्ताक्ष या त्रिकोणीय, त्रिंताक्ष। याद कैसे करेंगे, एक बार फिर दोबारा देख लेंगे कि ABC बराबर है एक द्विसमलंबाक्ष, 2 समान है, विषमलंबाक्ष 3 अलग अलग, खाली इनको याद करना है मेन, बस 3 यदि याद हो गई तो बाकी पूरी याद है। 3 याद क्यों करनी है, क्योंकि घनीय, घनीय का मतलब तीनों बराबर हैं। द्विसमलंबाक्ष यानी 2 समान है, विषम लंबाक्ष, विषम का मतलब अलग अलग, तीनों अलग अलग है। फिर वापस रिपीट हो रही है उल्टे क्रम में, वापस उल्टे क्रम में रिपीट कैसे होगी, फिर चलो नीचे से वापस ऊपर, नीचे से ऊपर चलो, नीचे A बराबर नहीं है, B बराबर C नहीं है, तो A बराबर B बराबर C नहीं है। फिर इस पे आ जाओ, A बराबर B है, C नहीं है, A बराबर B C नहीं है। फिर इस पे आ जाओ, A बराबर B बराबर C, और तीसरी किसी के भी बराबर नहीं है। याद हो गया दोस्तों। तीसरी देखोगे, अक्षीय कोण तीनों 90 डिग्री के हैं, शुरुआत के याद हो गए, दिक्कत नहीं है। फिर ध्यान रखना बीटा 90 का नहीं है, बीटा 90 का नहीं है तो बचे कितने 90 डिग्री के, 2 बचे, याद करना दोस्तों। जब बीटा 90 का नहीं है, चौथे में याद करेंगे कि बीटा 90 का नहीं है, तो 90 कितने हो गए, 2, अल्फा और गामा। फिर बोल रहा है कि गामा 120 का है, गामा कितने का है, 120 का। ध्यान रखेंगे दोस्तों, जब गामा 120 डिग्री का है तो कितने बचे, 2, वो 90 के होंगे अल्फा और बीटा। फिर बोल रहा है दोस्तों इसमें 90 के नहीं है, 90 का नहीं है तो दिक्कत ही नहीं है। फिर बोल रहा है कि तीनों 90 के नहीं है, तो इसमें तो दिक्कत ही नहीं है, ठीक है दोस्तों। फिर इसमें 32, 42, 111 याद रखेंगे। 32 का मतलब इसमें 3, 2, 4, 2, 1, 1 संभावना बनेगी। 3 कहीं भी आता है, 3 में अंत्य केंद्रित लास्ट वाला नहीं होगा। 2 है तो आद्य और अंत्य केंद्रित होगा। 4 है तो चारों, फिर 2 आ रहा है तो फिर आद्य और अंत्य, इसमें 2 वाले में शुरू में 2 आएगा वहां अंत्य केंद्रित, और दोबारा आएगा उसमें अंत्य केंद्रित, ठीक है। फिर एक एक है ही एग्जाम्पल, इसमें NaCl और KCl याद कर लेना, घनीय घन की संरचना बनाई थी मैंने। दूसरा जो द्विसमलंबाक्ष है चतुष्फलकीय, उसमें टीन याद कर लेना, श्वेत टीन या टीन ऑक्साइड। तीसरे में विषमलंबाक्ष है तो विषमलंबाक्ष सल्फर, और एकांताक्ष है तो एकांताक्ष गंधक या सल्फर। फिर बात करते हैं षटकोणीय, जिसमें ग्रेफाइट आ जाएगा। फिर षटकोणीय हो गया, फिर एक अपन ने लिया त्रिसमन्ताक्ष, त्रिसमन्ताक्ष में ले लेंगे कैल्साइट यानी संगमरमर का सूत्र ले लेंगे, या सिनेबार HgS ले लेंगे, मर्क्यूरिक सल्फाइड। या तीसरा जो है कौन सा, त्रिंताक्ष, त्रिंताक्ष की बात करते हैं तो कॉपर सल्फेट या पोटेशियम डाइक्रोमेट या बोरिक अम्ल, ये अपन आसानी से ले सकते हैं दोस्तों। फिर भी आप किसी में दिक्कत हो, मैंने इसको सारणी से इसलिए बताया ताकि आपको याद करने में मजा आ जाए और कभी इसको भूलो नहीं। तो दोस्तों मेरी यही रिक्वेस्ट है, इसको ढंग से मैंने दोबारा एक बार फिर लास्ट में जाते जाते एक बार और बता रहा हूँ कि सबसे पहले इनको ऐसे ये क्रम याद कर लेना कि घनीय सबसे पहले आएगा, उसके बाद द्विसमलंबाक्ष लिखना है, फिर विषमलंबाक्ष लिखना है, फिर एकांताक्ष लिखना है, और फिर षटकोणीय लिखना है, फिर त्रिसमन्ताक्ष लिखना है, त्रिंताक्ष लिखना है। नाम में भी कुछ न कुछ छुपा हुआ है। घनीय यानी घन की प्रत्येक भुजा क्या है, बराबर। घनीय दोस्तों याद करेंगे अपन यहाँ पर कि जो घनीय है उस घन की बात की अपन ने
तो उस घन के आधार पर अपन बात कर लेते हैं यहाँ पर। तो घन की जो प्रत्येक भुजा है दोस्तों यहाँ पर, वो घन की प्रत्येक भुजा क्या है, बराबर है। और घन की प्रत्येक भुजा यहाँ पर बराबर है, मेरे को लग रही है और आप भी जानते हैं दोस्तों कि घन की प्रत्येक भुजा कैसी दिख रही है। घन की प्रत्येक भुजा जब बराबर की है तो दिक्कत ही नहीं आनी चाहिए अपन को कि भाई घन की तो प्रत्येक भुजा क्या है अपने पास, घन की प्रत्येक भुजा बराबर है, तो दिक्कत क्यों आएगी, तुम्हारे सामने है। फिर दूसरी बात करते हैं दोस्तों अपन, घन की प्रत्येक भुजा बराबर हो गई। अब घन की प्रत्येक भुजा बराबर है, फिर दूसरी बात करेंगे कहां अपन, कि प्रत्येक भुजा बराबर कर दिया अपन ने। जब प्रत्येक भुजा ही अपने पास बराबर है तो प्रत्येक भुजा जैसे ही बराबर होगी, फिर दूसरी बात करेंगे अपन घन के बाद अपन ने बात की दोस्तों किसकी, घन के बाद द्विसमलंबाक्ष। द्विसमलंबाक्ष का मतलब दो समान है। द्विसमलंबाक्ष की बात की अपन ने दोस्तों, तो द्विसमलंबाक्ष जिसका दूसरा किताबी नाम है, किताबी नाम उसे बोलते हैं अपन क्या, चतुष्फलकीय। सबसे पहले एक बार दोबारा रिपीट करता हूं पूरे को कि घनीय, पहले घनीय ये क्रम जरूर सेट कर लेना, ये क्रम याद हो गया दोस्तों तो आसानी से मैं कह रहा हूं कि कभी नहीं भूलोगे जिंदगी में। घनीय है, तीनों घन की प्रत्येक भुजा क्या होती है, समान। घन की प्रत्येक भुजा समान, तीनों समान है। द्विसमलंबाक्ष, द्वि का मतलब दो, सम का मतलब समान, दो समान है। विषम का मतलब तीनों अलग अलग। यहां तक यदि याद होगी तो दिक्कत नहीं है, फिर उल्टा क्रम ले लो वापस। ये तीनों याद है तो फिर उल्टा चलो वापस, तीन को तो एक मान लेंगे, दो का दो रहेगा और एक का एक रहेगा, एक का तीन हो जाएगा। यानी सबसे पहले घनीय हो गया, द्विसमलंबाक्ष और विषम, फिर इस वापस उल्टा चलेंगे उल्टे क्रम में, तो ये तो एक, फिर दो और फिर तीन। एक ये हो गया तो वापस ए यही आ रहा है बराबर, दो में ए बराबर बी सी नहीं है, फिर तीन में ये, फिर तीनों बराबर नहीं। याद हो गया दोस्तों। फिर अल्फा बीटा नाम 90 है, तीन में लगातार। चौथे में बीटा 90 नहीं है दोस्तों, तो बीटा 90 नहीं है तो इसका मतलब दो कोण 90 के होंगे, अल्फा और गामा। चौथे में गामा 120 डिग्री का है दोस्तों, तो अल्फा बीटा वो 90 के हो जाएंगे। चौथे में 90 का नहीं है गामा, पांचवे और सातवें में पूरे ही 90 के नहीं है। अब बात करते हैं 32, 42, 111। 32 तीन आएगा, तीन में अंत्य केंद्रित नहीं आएगा, फिर शुरू में दो आएगा उसमें अंत्य केंद्रित और आध, फिर चार में चारों, फिर दोबारा दो है उसमें अंत्य केंद्रित और आध, जो सब में आना ही है, फिर सब में आद्य आ जाएगा। एग्जाम्पल NaCl कैल्शियम, पहले में घन में, फिर दूसरे में टिन ले लेंगे, श्वेत टिन द्विसमलंबाक्ष चतुष्फलकीय में। और जो तीसरा है अपने पास विषमलंबाक्ष, विषम में विषमलंबाक्ष गंधक और एकंताक्ष में एकंताक्ष गंधक। षटकोणीय में ग्रेफाइट ले लेंगे, और जो त्रिसमन्ता उसमें कैल्साइट या सिनेवार ले लेंगे, और लास्ट का जो त्रिंताक्ष है उसमें क्या ले लेंगे दोस्तों, सीधी सी बात है, पोटेशियम डाइक्रोमेट, बोरिक अम्ल या कॉपर सल्फेट जलयुक्त। तो दोस्तों मेरी आपसे ये रिक्वेस्ट है, यदि आपके टॉपिक ढंग से समझ में आ रहा है और आपको मजा आ रहा है पढ़ने में, तो मेरी ये रिक्वेस्ट है कि लगातार जो टॉपिक पढ़ रहे हैं आप, इन टॉपिकों के आधार पर मैं आपको जितना अच्छा वीडियो हो सकता है उतना अच्छा वीडियो दे रहा हूं। तो दोस्तों मेरी ये रिक्वेस्ट है कि जो मैं पढ़ा रहा हूं उसको लगातार ध्यान से पढ़ते रहिए, ताकि आपको दिक्कत नहीं आए। और मैं गारंटी लेता हूं दोस्तों, यदि आप पूरा वीडियो पढ़ोगे, तो पूरा या कि पूरा यदि वीडियो लगातार देखोगे, तो मैं कह रहा हूं कि 100% आपके समझ में आ जाएगा, श्योर पक्का गारंटी है, आपके दिमाग को हिला के रख देगा, कभी आप नहीं भूलोगे इस चीज को। एक बार याद हो गया हमेशा के लिए परमानेंट। मैंने ट्रिक बता दी, तीनों ये समान, तीनों याद हो गए, तो फिर इसको उल्टा क्रम में जाओ, ये तीन आ गए, फिर चौथा है ही अपने पास तीन समान, बीटा 90 नहीं है, गामा 120 है और गामा 90 नहीं है, बाकी तीनों अलग अलग है। फिर बचा क्या अपने पास, 32, 42, 111 है। एग्जाम्पल मैंने याद करने का तरीका बता ही दिया आपको। दोस्तों मेरी रिक्वेस्ट है कि पूरा वीडियो देखें, पूरा समझ में आएगा, मैं गारंटी लेता हूं। और दोस्तों मेरी रिक्वेस्ट है, एक और रिक्वेस्ट कर रहा हूं कि जो नए बच्चे हैं, जो भी जुड़े हैं, और जो नहीं जुड़े तो अपने दोस्तों को जोड़ो कृपा करके, ताकि वो भी इस चैनल का लाभ उठा सकें और उनको भी कोई नई चीज सीखने को मिले। इसलिए दोस्तों रिक्वेस्ट है कि चैनल को लगातार सब्सक्राइब करें, साथ में शेयर और लाइक भी करते हैं, ताकि अधिक से अधिक इसका लाभ उठा सकते हैं। धन्यवाद दोस्तों, नमस्कार।